सुबह की पहली चाय की चुस्की अपने होटल में लेते हुए विवेक विजयन ने पारदर्शी शीशों की ओर नज़र डाला। यूं ही बेजान सी पड़ी और मौन के आईने में लिपटी हुई उस लड़की की ओर मेरी नज़र ना चाहते हुए भी फिर झुक सी गई। अपने काम में मशगूल उसका मेरी ओर देखने का कोई पर्याय नहीं था। आज पूरे 2 महीने हो गए थे। मैं पहले किसी न किसी वर्ग से उसे बुलाने की कोशिश करता रहता। नज़रें हर वक्त उसे ढूंढने की कोशिश में लगी रहती, जैसे कभी कभी भटकाव वाली परिस्थितियों से अक्सर दो चार होना पड़ता। बेंगलुरु के 5 स्टार होटल के मालिक होते हुए भी एक अदनी सी लड़की से अपने मन की बात कहने में झिझक होती। ऐसा नहीं था कि मैं उससे कह नहीं सकता था, लेकिन उसका यूं काम करते वक्त बिल्कुल शांत और ज़्यादा मिलनसार ना होने वाला रवैया मुझे ऐसा करने से रोक देता। रोज़ सुबह मार्तंड की आभा से प्रकाशमान होने के साथ ही साथ मुझे मेरे जीवन में गहराए उस अंधेरे के लिए बस उसका कांतिमय चेहरा देखना जरूरी होना प्रतीत होता। वो अपने समय से लगभग 10 मिनट पहले ही होटल में आ जाती। अभी हेड शेफ के आने में समय होता, उससे पहले ही उसका काम शुरू हो चुका होता। जाने का भी एक नियत समय ना होता। अपने सभी काम पूरी जिम्मेदारी के साथ कर लेने के बाद 5 मिनट कुछ सोचती, जैसे कि कहीं कुछ भूल तो नहीं गई हो। पर ऐसा कहीं कुछ भी नहीं होता। लेकिन सोचने की वो आदत समय के साथ बदली नहीं। उसके साथ काम करने वाले भी अक्सर ही कहते कि ये लड़की थोड़ी सी अंतर्मुखी है। शुरू शुरू में तो मुझे भी यही लगा था, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं था। 4 सालों से बरकत खाला को होटल ओम में काम करते हुए हो गया था। उनका स्वास्थ्य काफ़ी समय से ठीक नहीं चल रहा था, जिसके कारण वो पहले की तरह काम नहीं कर पा रही थी। उनकी ही जगह उनकी भतीजी मौली अमजद ने लगभग 2 महीने पहले होटल में काम करना शुरू किया। उसके संस्कार वाकई में बहुत ही नेक थे। बरकत खाला की जगह काम संभालने से पहले उसने अपनी क्वालिफ़िकेशन दिखाना ज़रूरी समझा। मेरा ऐसा कहने पर कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हमें बरकत खाला पर विश्वास है। वो बोल पड़ी, उसे किसी भी जगह काम नहीं करना, बल्कि अपना अस्तित्व बनाना है। इसलिए आपको मेरी क्वालिफ़िकेशन देख के ही काम देना चाहिए। बस उसकी इसी बात ने मुझे पहली बार उसकी ओर झुकने पर मजबूर कर दिया। मौली अपने नाम की तरह ही मखमली सी किसी ओस में खिली हुई उन बूंदों की तरह लगती, जिसका अस्तित्व खुद में ही था। होटल में पहले ही दिन से मेरी नज़र उसके ऊपर ही टिकी रहती। मैं अक्सर उससे बातें करने के 1000 मौके ढूंढता, शुरू करना चाहता, लेकिन मेरी हर कही बात में उसका खामोशी से हाँ बोल देना एक अजीब सी कशमकश में डाल देता मुझे। वो पतली सी कॉटन की साड़ी पहने हुए आती, ज़्यादा गुड मॉर्निंग जैसी औपचारिकताएं ना निभाते हुए सीधे अपने काम पर। सही ही था, पहली नज़र में कोई भी उसे बोरिंग टाइप लड़की समझने की भूल कर सकता था, पर मौली के काम करने की बारीकियां उसे बाकियों से अलग करती। मैंने उसे कभी भी होटल में मोबाइल का यूज़ करते हुए नहीं देखा था। दिल के हाथों मजबूर होकर मैंने शाम 5 बजे उसके निकलने से पहले पियोन से कहकर उसे अपने केबिन में बुलाया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, लेकिन कब तक। इस दिल के मर्ज की दवा तो सिर्फ वो ही थी। मौली उसके हाथों में पहनी हुई बैंगल्स की आवाज़ ने मुझे एहसास दिलाया कि वो केबिन के बाहर आ चुकी थी। मैं अपनी चेयर से उठकर उसके किसी औपचारिकता निभाने से पहले ही दरवाज़ा खोल दिया। उसने भी क्षण भर मेरी ओर देखा, फिर अपने पर्स के अंदर से ही मोबाइल में जाने की टाइमिंग देखने लगी। मैंने उसे अंदर बुलाकर बैठने को कहा। गला बिल्कुल ही जैसे सूख चुका था। एक गिलास पानी पीने के बाद जैसे गले के तारों में अंदरूनी हरकत आई। मैंने ज़्यादा घुमा फिरा के बातें करने की जगह बोल दिया, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ मौली। मेरे अचानक इस तरह उसे शादी के प्रपोजल दिए जाने के कारण वो चौंक पड़ी। स्पष्ट रूखे हुए स्वर में उसने कहा कि मुझे तो शादी नहीं करनी है। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे दिल पर एक ज़बरदस्त नुकीले हथौड़े की चोट की है। यद्यपि कहीं न कहीं मुझे उसका ये उत्तर पता था
क्या कोई और आपकी ज़िंदगी में है? मैंने भी अपना आखिरी दांव चल दिया, यह सोचकर कि खोने को अब कुछ बचा ही नहीं है। नहीं, कोई नहीं है, बस मैं शादी करने के लिए नहीं बनी हूँ। उसने चेयर पर उठने की मुद्रा में कोशिश की। मैं आपसे बहुत प्यार करने लगा हूँ मौली। इस तरह आपको खामोश और चुप रहते देखकर मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। ज़िंदगी भर की खुशियाँ देना चाहता हूँ आपको। चाहो तो समय ले लो, कोई जल्दी नहीं है। एक बार मेरे इस प्रपोजल के बारे में सोचना ज़रूर। वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए बस नामे जवाब देकर बाहर निकल गई। मैं समुद्र की उन गहराइयों जैसे मूक और शांत हो चुका था, जैसे कि किसी ने मेरी लहरों को आगे बढ़ने से जकड़ लिया हो। लेकिन मैं आशावादी था। सोचा कि कहीं ना कहीं अपने दिल का हाल उसे बताकर अच्छा ही किया। इस दर्द से छुटकारा मिल गया। समय के साथ साथ मुझे यह एहसास हुआ कि यह मेरी बहुत बड़ी गलती थी। वो अब मुझसे दूर दूर ही रहती। मेरी फीलिंग्स पता होते हुए भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता जैसे कि मैंने अपने दिल की बात उसे बताकर खुद को ही जख्मी कर लिया हो। पहले उसे ना पता था तो बात अलग थी। अब जब सब कह दिया तो ये उसका अनदेखापन मुझे चीर डालता अंदर तक। हफ्ते में जब एक बार पूरे होटल स्टाफ के साथ मीटिंग होती तो वही एक ऐसा समय होता जब वो मेरे सामने लगातार 2 घंटे बैठी होती। मुझे इस मीटिंग का इंतज़ार उसके ख़त्म होने के उपरांत दोबारा होता। समय के साथ उम्मीदें धूमिल होने लगी थीं। मुझे याद है कि उसके चेयर के पास लाजवंती का एक नन्हा सा पौधा डक पॉट में लगा रहता था। वो अपनी कलम से खाली समय में उसके साथ अंतर्मुखी रूप से चहलकदमी करती। उसे हल्के से छूते हुए देखना चाहती कि उस लाजवंती को यह एहसास न हो कि किसी ने उसे स्पर्श किया। उसे शर्माते हुए देखकर वो बिल्कुल उसी तरह ऑब्जर्व करती जैसे कि जाते समय अपने सभी किए गए कामों पर। शनिवार को एक पॉलिटिकल लीडर के 2 साल के बेटे का जन्मदिन था। मैनेजर को किसी काम से अर्जेंटली 5 दिनों के लिए कहीं जाना था। बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर उसके बच्चे की बर्थडे पार्टी में आए हुए थे। मैं थोड़ा परेशान था। इतने सारे हाई प्रोफाइल लोगों को एक साथ पहली बार मैनेज करना और ऊपर से मैनेजर का ना रहना मेरे सिर का दर्द बढ़ा चुका था। पर मौली ने उस दिन सबको संभाल लिया, न सिर्फ प्रोफेशनल तौर पर बल्कि छोटे छोटे बच्चों को पर्सनल अटेंडेंट देकर। मैं उसके इस रूप का कायल तो पहले ही था, अब उसने मेरे दिल के ऊपर से चढ़कर दिमाग में भी अपनी एक स्पेशल जगह तैयार कर लिया था। जब होटल के सब कर्मचारी चले गए उस वक्त वो भी निकल ही रही थी। मैं भी साथ ही साथ निकलने लगा। वो पता नहीं क्यों मेरी ओर देखने से कतरा रही थी। शायद इसका कारण मेरा अपने दिल की बात उसे बताना ही था। मैंने अपनी कार उसके पास रोक दी। क्या आपको कहीं मैं छोड़ सकता हूँ? नहीं, मैं चली जाऊँगी, अभी ऑटो मिल जाएगी। मैं अपनी कार को पार्क करके उसके बगल में खड़ा हो गया। उचित शब्द नहीं मिल रहे थे, शुरुआत कहाँ से करूँ। उसके लहराते हुए घने बाल मुझे उसके चेहरे को देखने से रोक रहे थे। एक ऑटो वाला दूर से आता हुआ दिखाई दिया। मौली के रुकने का इशारा करने से पहले ही वो रुक गया। साहब, चलना है क्या? मैंने उसके पास जाकर कहा कि आराम से छोड़ देना। मौली के ऑटो में बैठने तक मैं उसे देखता रह गया। मौली के अंदर भी कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर घर कर रही थी कि मुझे उसकी फ़िक्र है। मैं अब अक्सर ही अपनी कार लिए उसे छोड़ने जाने के लिए कहता और उसके मना करने पर उसके बगल में खड़ा हो जाता। एक दिन मैंने उसे केबिन में कुछ काम से बुलाया तो उसने मुझसे पूछ ही लिया, आप रोज़ क्यों आ जाते हैं जबकि आपको मेरा जवाब पहले ही दे दिया था। मुझे फ़िक्र होती है तुम्हारी। ऐसा लगता है कि मेरी जिम्मेदारी हो तुम। तुम्हें ऐसे किसी रास्ते पर अकेले खड़े रहते देखकर एक दर्द सा उठता है, चिंता होती है। मुझसे उम्मीद मत रखिए। उम्मीद पर तो दुनिया टिकी है, वरना इंसान कब का दम तोड़ देता। पछताएंगे आप। हाँ, अगर आप ना मिली तो। वो ज़्यादा बहसबाजी न करते हुए वहाँ से चली गई। मुझे अब खुद पे खुन्नस होती कि क्या कर रहा हूँ। कहाँ मैं मालिक हुआ करता था और अब ऐसा लगता है कि भिखारियों जैसा हश्र हो चुका है। मैंने सोचा
कि उसे अब परेशान नहीं करना चाहिए। मेरी वजह से उसकी मुश्किलें और बढ़ ना जाए, इसीलिए मेरा उससे दूर रहना ही बेहतर है। समय के साथ साथ मैंने उसे देखना कम करना शुरू कर दिया। क्या कर सकता था, आखिर जब उसे कोई रुचि ही नहीं थी मुझ में। मौली अब कभी कभी खुद मुझसे कुछ पूछने आती। मैं भी उसकी बातों को ध्यान से सुनता और उसे रास्ता बताने की कोशिश करता। जब मैं अपने कैबिन में बैठा हुआ था, मेरे घर कन्नौज से कॉल आ रहा था। मैं समझ गया किसका कॉल हो सकता है। वही मेरे घर वालों का। फिर वही शादी का प्रेशर। वो तो अच्छा हुआ कि अपनी दोनों छोटी बहनों की शादी पहले ही कर दिया था, वरना इस बहाने वो घर पर बुला ही लेते। बेटा, तुमने तो कहा था कि कुछ एक आध साल रुक जाने के बाद शादी कर लूँगा, और अब मना कर रहे हो। पापा, शादी कौन सी भागी जा रही है, आज नहीं तो कल हो ही जाएगी। अभी कौन सा मरने जा रहा हूँ। मैं परेशान हो चुका था। मुझे शादी करनी थी तो सिर्फ मौली से ही। मैंने गुस्से में अपना फ़ोन ज़मीन पर पटक दिया। अचानक मेरी नज़र दरवाजे पर पड़ी। मौली दरवाजे को हल्का सा ओपन किए हुए खड़ी थी। मैंने अपने चेहरे पर आए गुस्से के भाव को बदल लिया। वो धीरे से अंदर आई। मिस्टर देशमुख ने यह ऑर्डर आपको दिखाने के लिए कहा है, एक बार देख लीजिए। मैं चुपचाप वो फाइल लेकर उसके पन्ने पलटने लगा। वो मेरे टूटे हुए फ़ोन को उठाकर अपने पास रख ली। मैंने इसका कारण नहीं पूछा और ना ही उसने कुछ बताया। कुछ समय बाद वो फिर आई। आज पता नहीं क्यों जाने से पहले उसने औपचारिकता के तौर पर बाय बोला। मैंने भी एक हल्की सी मुस्कान के साथ टेक केयर कह दिया। 3 दिन होने के करीब था, लेकिन वो काम पे नहीं आई। वो नहीं आई, लेकिन उसका रेजिग्नेशन लेटर मेरी टेबल पर था। कहीं ना कहीं इसका कारण मैं ही था। मेरी सुबह जो उसे देखकर शुरू होती थी, मातम में बदल गई। मौली को अब ना देखकर ऐसा लगने लगा जैसे कि ये ओम होटल ना होकर एक मृतप्राय शमशान बन गया हो। मैं उसके बैठने की जगह पे जाकर उसके डगपॉट को हाथ में उठाकर देखने लगा। बिल्कुल सूख कर सिमट चुके थे अपने आप में, उसी के अंतर्मुखी व्यक्तित्व की तरह। प्रेम करने से तौबा तो कॉलेज टाइम से ही कर लिया था, जब नैना ने दोस्ती की आड़ में अपना मतलब सिद्ध कर लिया, मेरे ही दोस्त से पीठ पीछे रिश्ता रखकर। उनके रिश्ते के बीच आकर मैं अच्छा खासा बदला ले सकता था, पर क्या होता इससे। मुझे पता तो चल ही चुका था कि वो मुझसे कभी प्यार करती ही नहीं थी, और ना ही अब मैं उससे प्यार कर रहा था। मतलब ही स्वार्थी रिश्ते से आज़ाद होकर मैं बेंगलुरु आ गया, ये कसम लेकर कि लड़कियों से दूरी ही अच्छी है। अब कुछ करना होगा तो डायरेक्ट शादी। मौली से प्यार करना मेरी चाहत नहीं थी, बस हो गया था प्यार। क्या करता यार, हाँ नहीं करना चाहता दोस्ती उससे, नहीं बर्बाद करना था ये पल। सीधा उसे अपनी जीवन संगनी बनाना चाहता था और जी भरकर प्यार देना चाहता था उसे कॉल भी नहीं कर सकता था। अपने पर्सनल नंबर बहुत कम ही लोगों को दिए हुए थे उसने। एम्प्लॉयज़ की लिस्ट में भी अगर किसी का नंबर था तो बरकत खाला का ही था। सुबह सुबह ही बरकत खाला के हाल चाल जानने के बहाने से मैं उसके घर की ओर निकल पड़ा। आज पहली बार मैं उनके घर गया। मेरी नज़रें उसी को ढूंढ रही थी। बरकत खाला ने बड़े ही आदर सत्कार से अंदर बिठाया। उन्हें मौली के जॉब छोड़ने के बारे में कुछ पता ही नहीं था। मैंने भी इस बाबत कोई चर्चा नहीं की। मौली ने जब मुझे वहाँ देखा तो उसके होश उड़ गए। वो पीली कॉटन सलवार कमीज पहनकर तैयार होकर के ही कहीं निकलने वाली थी। मैंने भी खाला से इजाज़त मांगी जाने की, तो उन्होंने शाम चाय पर आने के लिए विनती की। बरकत खाला ने मौली को मेरे साथ ही चले जाने को कह दिया। मैं सोच ही रहा था कि कुछ पल के लिए मुझे उसका समय मिले ताकि उससे जवाब मांग सकूं। अंदर ही अंदर एक तूफान सा घर कर रहा था। वो बिल्कुल उसी तरह चुपचाप से कार में बैठ गई। मुझे उसके चेहरे पर प्रश्न ही प्रश्न दिख रहे थे, लेकिन उन्हें होठों से बोलने की कोई जद्दोजहद नहीं दिख रही थी। मैंने अपनी कार एक कॉफ़ी शॉप पर रोक दी। अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो थोड़ी देर बात कर सकते हैं। वो कार से बाहर आई। मैं उसके हाथों की ओर नोटिस कर रहा था। काफ़ी उलझन में दिख रही थी वो।
आखिर उसने अपना मौन तोड़ा। ये आपका फ़ोन मैंने रिपेयर करा दिया है, टेबल पर रखते हुए। और ऐसा करने की वजह? मेरी ही वजह से आपका फ़ोन टूटा था। कहीं ना कहीं मैं ही इसके लिए ज़िम्मेदार थी। फ़ोन का टूटना दिख गया, और जो इस दिल पर चोट लगी उसका क्या, वो नहीं दिखा आपको? वो मुझसे नज़रें चुराने लगी थी। एक अनजाना सा डर उसके चेहरे पर था। आखिर कितना जानते हैं आप मुझे? क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं? मैं सिवाय दुख के आपको दे ही क्या सकती हूँ? मुझे जितना पता है उतना काफ़ी है। मेरी ज़िंदगी बर्बाद ही हो जाएगी अगर आप ना मिली तो। मौली, आप मेरी आदत बन चुकी हो। आपको मेरा अतीत नहीं पता, जानना भी नहीं है। अतीत से तो बस सीख ले सकते हैं, उसे अपने जीवन में शामिल नहीं किया जा सकता है। हमारी रिलीजन, परवरिश, संस्कार और सोच अलग है। रिलीजन इंसान को सहारा देता है। भगवान, खुदा, जीसस सब एक ही तो है। धर्म कभी अलग नहीं करता, वो तो जोड़ता है एक दूसरे से। और रही बात सोच की, तो ये तो अच्छा है ना, अलग सोच से एक दूसरे को जानने की कसक ताउम्र बनी रहेगी। वो पुनः मौन हो गई। रास्ते पर बिल्कुल शांत सी पड़ी रही। मैंने उसे होटल चलने को कहा तो वो बीच रास्ते में उतर गई। शायद किसी और जगह जॉब करना शुरू कर दिया था उसने। वो जा चुकी थी। फिर मुझे मेरा जवाब एक बार दिए बगैर रही सही उम्मीदें जो बची थीं, वह भी धूमिल हो गईं। मैं शाम को अच्छे से तैयार होकर उसके घर गया। मौली बालकनी में ही खड़ी दिखी। मैंने नीचे से ही हेलो कहा। बगैर कुछ कहे वो अंदर चली गई। मेरा उसके पीछे पड़ना शायद उसे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने अपने कदम वापस खींच लिए और लौट गया अपने पुराने ठिकाने पे। पुराने ठिकाने से मेरा मतलब गम को भूलने की दवा। एक अरसा हो गया था उसे हाथ लगाए। 4-5 बड़ी बोतलें खाली करने के बाद मुझसे बिल्कुल उठा नहीं जा रहा था। नैना ने तो बस इस नाजुक दिल पे खरोच लगाया था। मौली ने तो उसे मुझसे अलग ही कर दिया। वो सच्ची प्यार की तड़प से तड़प चुका था मैं। किसी अपने की सहानुभूति को तरस रहा था। मेरे घर से पुनः फ़ोन आया। अब की बार मामा जी ने फ़ोन किया था। एक लड़की देख लिया है विवेक, कन्नौज 10 दिन में आ जाओ। देख के पसंद कर लो, हमने जांच परख लिया है। हद है यार, नहीं करूँगा शादी, कभी नहीं करूँगा। जीजा जी, ये तो पिए हुए है लड़का, और काहे नहीं करनी वे शादी तुमको? कोई प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़े ना? मामा जी ने अपनी धौंस दिखाई। ड्रिंक के नशे में मैं भी बोल गया कि हाँ करता हूँ, एक ऐसी लड़की से प्यार करता हूँ जिसे मेरे प्यार की ज़रूरत नहीं। और भी जाने क्या क्या बताता चला गया। कुछ भी होश नहीं था। सड़क पर लेटे लेटे जाने का वाँक लग गई। जब नशा टूटा तो मैं अपने फ्लैट में था। ड्राइवर से पूछने पर पता चला कि मौली मुझे रात को यहाँ लाई थी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। इसके लिए उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था मैं, पर कहीं वो मेरे बारे में कोई गलत पूर्वानुमान ना लगा ले, इसलिए उससे मिलने की कोशिश नहीं की। मैं अब दिन भर व्यस्त रहने की कोशिश करने लगा। कई बार उसे ज़बरदस्ती हासिल करने का ख्याल मन में बैठा करता, लेकिन उसे उतनी ही तेज़ी से बाहर भी फेंक डालता। लगभग 1 हफ्ते के बाद बरकत खाला का फ़ोन आया। उन्होंने उनके बेटे हामिद के निकाह में शिरकत करने के लिए मुझे बहुत ही फ़ोर्स किया। मैंने निकाह में शामिल होने के लिए अपनी हामी भर दी। भागम भाग, हलचल और शोर शराबों के बीच उस दिन मैं बरकत खाला और उनके बेटे हामिद के लिए जितना हो सकता था उतनी मदद की। उस समय मौली से कई कई बार मेरा आमना सामना हुआ। ब्लैक कलर उस पर बहुत फब रहा था। उसकी ओर देख कर भी मैंने अनदेखा कर दिया। मेरे कुछ पुराने क्लाइंट भी वहाँ मौजूद थे। मैं उनके बीच घिरा हुआ था, कुछ बिजनेस रिलेटेड डील की डिस्कशन के लिए। वो अपनी गिनी चुनी फ्रेंड के साथ थी ज़रूर, लेकिन ध्यान मेरी ओर था। शायद उसे मेरे अकेले होने का इंतज़ार था। मैंने रात के 1:30 बजे बरकत खाला से जाने की इजाज़त मांगी। मैं घर के पीछे पार्किंग में खड़ी अपनी कार की डोर को जैसे ही खोलना शुरू किया, किसी ने मुझे विवेक कहकर पुकारा। मैंने मुड़कर देखा तो वो मौली थी। उसने कहा,
कि वो कुछ बात करना चाहती है। मैं भगवान राम के ही एक पवित्र मंदिर के ताल पर उसे ले गया। मान्यता थी कि यहाँ भगवान राम ने अपने चरण धोए थे। जो भी उस ताल पर जाता है उसकी इच्छा ज़रूर पूरी होती है। ताल की सीढ़ियों पर बैठकर मैंने उसकी तरफ देखा। ब्लैक साड़ी और आंखों में हल्का सा सुरमा लगाकर एक बारीक सी चैन गले में पहने बेपनाह खूबसूरत लग रही थी। मौली ने झिझकते हुए कहा कि मैं तैयार हूँ। मेरे लिए इस ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है, लेकिन मुझसे शादी करके अगर आपको खुशी मिलती है तो मुझे ये मंजूर है। सच बताऊं तो दुनिया का सबसे नायाब तोहफ़ा मुझे मिल गया था। मैं बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहता था। पवित्र ताल में तैर रहे जीवन ज्योति दिए में से एक दिया मैंने निकाला। उसमें से कुमकुम और सिंदूर के मिश्रण को लेकर सीधा वहीं उसकी मांग भर दी। मैंने देर न करते हुए स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत अपनी शादी को रजिस्टर्ड करवा लिया ताकि कल को कोई परेशानी ना हो। उसके बाद मैंने अपने परिवार वालों को भी बता दिया। हालांकि उन्होंने मेरे इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया। मौली जिस इलाके में रहती थी वो मुस्लिम बाहुल्य का क्षेत्र था। उनमें से बहुतों ने इस संदर्भ में आपत्ति दर्ज कराई थी, पर बरकत खाला ने ज़्यादा इस मामले को तूल नहीं दी। वैसे भी हमारी शादी अब कानूनन वैलिड थी। मैं उसे लेकर अपने फ्लैट पर आ चुका था। हमारी शादी के बाद भी उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं देख पाता था। मैं सुहागरात की सेज भी सूनी सूनी ही थी। मैंने सोचा कि हमारे रिश्ते को शुरू करने की पहल वो करे, पर उसने कभी कुछ नहीं कहा। मेरी हर बात में हाँ और हम जैसे शब्द ने मुझे निराश करना शुरू किया। मैं उसकी उदासी का कारण जानना चाहता था, लेकिन वो कुछ कहती नहीं थी। मैंने सोचा कि शायद मेरा प्यार उसे बदल देगा। अपने रिश्ते को प्यार के अंजाम तक पहुंचाने की पहल मैंने शुरू कर दी और मौली के करीब जाना शुरू कर दिया। वो हमारे अंतरंग पलों में भी किसी शिथिल शरीर की भांति पड़ी रहती। कभी कभी ऐसा लगता कि मैं उससे प्यार नहीं व्याभिचार कर रहा हूँ। मौली भोर में उठकर ही सबसे पहले घर के काम निपटा लेती, फिर मेरी कॉफ़ी लिए मेरे सिराने बैठी रहती। मुझे याद नहीं उसने मुझे कभी अपने मन से जगाया भी था। मैं उसे अपने सिरहाने पाकर खुद को बहुत नसीब वाला इंसान समझता और शायद इस दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान भी था जिसे उसकी खामोशी के पीछे छिपे एहसास को पढ़ना नहीं आता। उसे खुश करने के लिए महंगे महंगे ज्वेलरी सेट लाना हुआ या कैंडल लाइट डिनर के लिए बाहर ले जाना दिलचस्पी नहीं दिखाती थी। उसके लिए सिर्फ एक चैन या काले धागे में पहनाया हुआ मेरा मंगलसूत्र ही काफ़ी था। मैंने उसे अपने साथ होटल में ही काम करने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। मुझे पता था कि अपने अस्तित्व के लिए शायद वो किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए उसे अपनी नई जॉब नहीं छोड़कर मेरे साथ काम करने के लिए फोर्स नहीं किया। हर रात को मेरे आने से पहले वो घर पर होती। जब मैं उसे अपनी बाहों में भरने की कोशिश करता तो उसी लाजबंती की तरह खुद में सिमट जाती। मौली शादी के बाद से ही काफ़ी सेंसिटिव भी होने लगी थी। एक बार मैंने उसके लिए हाफ कट्स नाइटी ला दी थी। मेरी खुशी के लिए एक बार तो उसने उसे पहन भी लिया, फिर रोना शुरू कर दिया था। मैं अब ऐसी वैसी हरकतें करने से पहले 100 बार सोचने लगा कि कहीं उसे कोई तकलीफ़ न दे पाऊँ। कुछ डॉक्टर से भी मैंने कंसल्ट किया, पर किसी ने कुछ उचित कारण नहीं बताया। मेरे कई दोस्तों ने मुझे सलाह दी कि एक बार बच्चा आ जाने से सब नॉर्मल हो जाएगा। सही भी था। शादी के 6 महीने हो गए थे। शायद हमारा बेबी ही मौली के अकेलेपन को दूर कर सके। कल ऑफिशियली छुट्टी थी। मैं उसे अपने साथ गार्डन में ले गया। छोटे छोटे लाजवंती के पौधों को उसके हाथों से लगवाकर मैंने ये अप्रत्यक्ष प्रस्ताव रख दिया कि हम दोनों के बीच किसी तीसरे मेहमान के आने की ज़रूरत है। उसके मन में पता नहीं क्या चलता रहता था। उसने कोई भी सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी। शाम को मैं भी गुस्से में घर आकर बगैर खाना खाए रूम में चला गया। इस बीच वो बहाने बनाते बनाते किसी न किसी बहाने मेरे पास आती कि मैं कुछ कहूँ। मैंने 2 दिन तक उससे कुछ भी बात नहीं की।
एक रात बिस्तर पर उसे ना पाकर मैं उठ गया। पूरा घर छान मारने के बाद अपने गार्डन के बीच उन छुई मुई के पौधों के पास बैठा हुआ पाया। मुझे आता देख वो उठ खड़ी हुई और जाने लगी। मैंने उसे रोक लिया। उसकी आंखों में अपार पवित्र झरने की भांति आंसू से उसके गाल भीग चुके थे। मैंने उसे कसके अपनी बाहों में भर लिया और मुझे सच में उसे ऐसे देख कितनी तकलीफ़ हुई थी, बयां नहीं कर पाने के लिए किंचित शब्दों का अभाव था। उसने बताया कि जब वो 17.5 साल की थी तो उसके अब्बू ने मेरे मामू के लड़के ताहिर से उसका निकाह कर दिया था। तब उसे रिश्तों और प्यार जैसी कोई समझ नहीं थी। वो पढ़ने लिखने घूमने फिरने में ज़्यादा दिलचस्पी लेती थी। अभी कुछ ही माह हुए थे कि उसे बच्चे के लिए प्रेस्क्राइब किया जाने लगा। अभी उसकी उम्र ही क्या थी, लेकिन ताहिर भी कभी उसके करीब नहीं आया था। ताहिर के क्रोमोसोम उस काबिल नहीं थे कि वो अपने परिवार की इच्छा को पूरा कर सकता था। एक दिन वो बहाने से उसे एक डॉक्टर के पास ले गया। कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए उसने AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का सहारा लिया। इलाज नॉर्मल नहीं था। उस प्रेशर और अपने अस्तित्व की जंग में आखिरकार उसे वो खोना पड़ा जिससे एक औरत की पहचान जुड़ी हुई होती है। उसने अब्बू और अम्मी को बताया था, लेकिन उन्होंने उसकी कोई मदद नहीं की। अपनी जिम्मेदारियों से उन्हें जो आज़ादी मिल गई थी, वो पल पल घुट रही थी। उसने उस छोटी सी उम्र में अपने ससुराल के खिलाफ आवाज़ उठाई। ताहिर को तलाक देने के बाद वो रुकी नहीं। उन्हें ये एहसास कराना ज़रूरी था कि आखिर उन्होंने उससे क्या छीना था। इसलिए उसने कानून से उन्हें सज़ा दिलवाई। वो मुझसे अलग होते हुए बोली, विवेक, मैंने पहले ही कहा था कि मेरे साथ तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। मैं तुम्हें एक परिवार नहीं दे सकती। तुम्हारा प्यार मुझे बहुत सुकून देता है, पर उतनी ही तकलीफ़ भी देता है कि मैं तुम्हें उसके बदले क्या दे सकती हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, पर प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होना। उसका दम घुटता है इससे। उसका रुदन बढ़ चुका था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो अपने कदम पीछे करते हुए मुझसे दूर जाने लगी थी। मैं दौड़कर उसे अपनी बाहों में भर लेता हूँ। अरे पागल, तुम इतनी बहादुर हो, मुझे आज पता चला। और क्यों कोई छोड़ेगा तुम्हें? शादी इसलिए ही की थी क्या? मेरी मौली इतनी हसीन और प्यारी बुलबुल की तरह है कि एक बार जो उसकी संगत पा जाए, अपनी सभी बुरी आदतें भूलकर सिर्फ प्यार और प्यार करना जान जाए। और अतीत किसका नहीं होता? हर इंसान एक अतीत से किसी न किसी तरह जुड़ा रहता है। तुम्हें मैं इतना प्यार दूंगा कि अतीत की कड़वी यादें तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगी, रह जाएंगी तो मेरे साथ बिताए गए मीठी यादों के अतीत। और ज़रूरी नहीं कि हमारे बच्चे हों तो ही इस रिश्ते का भविष्य हो। एक प्यार के रिश्ते के लिए किसी तीसरे का आना काफ़ी नहीं होता। वो अभी भी मेरी और इस बात से सहमत नहीं लग रही थी। मैं उसे उठाकर अपनी कार की बैक सीट पर आया। उसके भीगे हुए होठों को अपने होठों से लगाकर पूरी रात अपनी बाहों में भरा हुआ था। सुबह सुबह कोयल की आवाज़ ने मौली को नींद से जगा दिया। उसने अपनी आंखें खोलीं तो सामने से एक ऑर्फनेज दिखा। विवेक पास में ही उसके जागने का वेट कर रहा था। उसकी गोद में एक 8 महीने का बच्चा था। उसने उसे मौली की गोद में रखते हुए कहा कि हर माँ बाप को एक बच्चे की तमन्ना होती है, पर कुछ बच्चों की तमन्ना एक माँ बाप को पाने की होती है। यह भी उन्हीं में से एक है। अब से ये हमारा बेटा है। विवेक को मौली की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखी जो आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। उसका यूँ मुस्कुराना मुझे एहसास दिला रहा था कि वाकई दुनिया का सबसे खुदकिस्मत इंसान हूँ मैं। मैंने उससे कहा कि इसका नाम हम दोनों के नाम पर रखेंगे। क्या कहती हो? क्या रखना चाहते हो? उसने मेरी ओर मुस्कुराकर कहा। तुम्हारे नाम का मौल और मेरे नाम का भी इक्वल टू मौलवी। धत, ये कैसा गंदा नाम है। वो अचानक हंसने लगी। तो मेरी मैडम को क्या नाम रखना है? वो उस ताल पर जहाँ दिए जलाए जाते हैं, वहाँ जिस भगवान का मंदिर था, वो नाम रखना चाहती हूँ। राम?
मैंने मुस्कुराते हुए अपनी बुलबुल के गाल खींचे। उस दिन पहली बार मौली आई लव यू विवेक बोलते हुए मेरे सीने से लग गई। अब किसी अस्तित्व के लिए जंग नहीं लड़नी पड़ेगी। अपने राम और मौली को मैं घर लेके चला गया। वो सुंदर सी बगिया अब हरी भरी हो चुकी थी। उसमें अकेलापन और उदासी के पत्ते झड़ चुके थे। किलकारियाँ और लोरियों की थपकियाँ अब अक्सर ही मेरे घर में सुनाई देने लगीं। मैं भविष्य की चिंता किए बगैर वर्तमान में खुश था। होटल की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मेरी नज़र उस डक पॉट पर पड़ी। लाजवंती का मुरझाया पौधा खिल चुका था।